स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाथ IAS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम हिंदी भाषा पर जो है वो अध्ययन प्रारंभ किए थे। हिंदी भाषा में हम लोगों ने भाषा हिंदी की उत्पत्ति और उसके विकास का जो है वो सिद्धांत देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने व्याकरण के अंग जो होते हैं 3 अंग माने गए हैं, वर्ण, शब्द और एक है हमारा वाक्य। उसमें से हम लोगों ने वर्ण पर चर्चा प्रारंभ की थी। वर्ण जो है वो वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो स्वरों का जो है वो वर्गीकरण में हम लोगों ने पहला वर्गीकरण देखा था। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसे जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और स्वरों के वर्गीकरण में हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण समय के आधार पर। ठीक है, मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर। तो मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर मतलब क्या? तो उच्चारण समय मतलब किसी वर्ण को जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, किसी वर्ण का उच्चारण करने में कितना समय लगता है, उसके आधार पर हम उसका वर्गीकरण देखेंगे। और दूसरा एक मात्रा के आधार पर उसकी मात्राएं कितनी गिनी जाती है। ठीक है, उसकी मात्राएं कितनी गिनी जाती है। जैसे हम लोगों ने पुराना, आप लोगों ने 9वीं 10वीं में छंद पढ़ा होगा, तो यहाँ पर हम लोग मात्रा के लिए, एक मात्रा के लिए ऐसा निशान लगाते थे और 2 मात्रा के लिए इस प्रकार ऐस का निशान लगाते थे। ठीक है, तो यही है मात्रा के आधार पर उसका वर्गीकरण। मात्रा का संबंध, आप लोग 2 चीज याद रखिएगा, मात्रा और वर्तनी। मात्रा और वर्तनी क्या होती है? ठीक है, तो ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था व्यापम में, आप ध्यान रखिएगा। मात्रा का संबंध उच्चारण में लगने वाले समय से होता है। ठीक है, उच्चारण में लगने वाला समय, लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाती है। ठीक है, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, लघु लगता है या दीर्घ लगता है, वो उसकी क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। लेकिन जहाँ पर हम बात करें वर्तनी, और ये वर्तनी को पूछा गया था कि वर्तनी क्या है। वर्तनी का जो संबंध है वो है किसी भी वर्णों को लिखने की रीति। क्या? वर्णों को लिखने की रीति जो है वो क्या कहलाती है? वर्तनी कहलाती है। और इसी को ही जो है वो क्या हुआ था, व्यापम में पूछा गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मात्रा का संबंध उच्चारण में लगने वाले समय से है, वर्तनी का संबंध लिखने की रीति से है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यही जो है आप देखिए, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, तो इसे कितने भागों में बांटा जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को ही क्या कहते हैं हम? लघु स्वर। लघु स्वर, लघु स्वर को ही और किस नाम से जानते हैं हम? तो इसको हम जानते हैं मूल स्वर। मूल स्वर। और क्या कहते हैं हम इसको? छोटा स्वर। छोटा स्वर। और क्या नाम से इसको पूछा जा सकता है आपको? तो ये एकल स्वर। एकल स्वर। और किस नाम से पूछा जा सकता है इसको? तो एक मात्रिक स्वर। क्या कहते हैं इसको हम? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक स्वर दोस्तों। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसको किस किस नाम से हम जानते हैं। पहला ह्रस्व स्वर कहेंगे, लघु स्वर कहेंगे, मूल स्वर कहेंगे, छोटा स्वर कहेंगे, एकल स्वर कहेंगे या
एक मात्रिक स्वर कहेंगे। सारी की सारी जो है वो इसका जो अर्थ है वो एक ही है। ठीक है, तो ये पहला। दूसरा हम क्या किस नाम से इसको जानेंगे? दूसरा इसका जो प्रकार है या वर्गीकरण है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर दूसरा जो प्रकार है वो है दीर्घ स्वर, और इसे ही हम क्या कहते हैं? गुरु स्वर। और ध्यान रखिएगा, रू में बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, रू में बड़ा ऊ आएगा, और इसे ही कहेंगे हम बड़ा स्वर, और इसे कहेंगे हम द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, तो इसे हम दीर्घ स्वर, इसे ही गुरु स्वर, इसे ही बड़ा स्वर, इसे ही द्विमात्रिक स्वर। तीसरा जो इसका प्रकार है उच्चारण समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर, तो वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, और इसे ही कहीं कहीं पर त्रिमात्रिक स्वर भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, अब ये होता क्या है? ठीक, बहुत ही ढंग से आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। ठीक, 3 आधार होते हैं उच्चारण समय के आधार पर, मात्रा के आधार पर। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, छोटा स्वर या एकल स्वर, या बात कर ले हम दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर, और तीसरा जो होता है प्लुत स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। अब याद रखिएगा, इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने पहला जो वर्गीकरण देखा था वो था उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर भी ये चीज़ें हमने देखी थी, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो वहाँ और यहाँ पर इन दोनों जगह पर दोस्तों बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है स्वरों के वर्गीकरण के संदर्भ में, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो पूछ किस आधार पर रहा है। उत्पत्ति के आधार पर पूछ रहा है या उच्चारण समय के आधार पर पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए अब हम एक एक करके ये सारा डिटेल जो है वो चर्चा में लेते हैं। क्या? देखिए, पहला जो वर्गीकरण है उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। पहला हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ अब, है ना, जो ज़रूरत है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को ही लिख रहा हूँ। मूल स्वर, या इसी को ही कहेंगे हम एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। तो ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर क्या होता है? ठीक, क्या होता है ये ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर? तो आप समझिएगा, किसे कहेंगे हम? देखिए, ह्रस्व स्वर उच्चारण समय का यहाँ पर आधार लिया गया है। आप इसके आधार को ही पकड़कर चलिए। उच्चारण समय मतलब समय का जिक्र हो रहा है ना, तो यहाँ पर सीधा सीधा कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता हो। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो। पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएं। ठीक है, परिभाषा। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो। ठीक है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर, लघु स्वर व मूल स्वर। कम से कम समय, सबसे कम।
अब यहाँ पर देखिए कई सारे विद्वानों ने इसकी अलग परिभाषाएं भी दी है। उन्होंने कहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक चुटकी बजाने बराबर समय लगता हो, ठीक है, एक चुटकी बजाया इतने समय में उस वर्ण का उच्चारण, स्वर वर्णों का उच्चारण हो जाता है, उसे हम ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। तो आप इसे भी लिख सकते हैं। मैं सभी परिभाषाएं नहीं लिखूंगा, है ना, आपको दिक्कत होगी, फिर ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, इसे हम क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर। अब आ जाइए एक मात्रिक स्वर। तो एक मात्रिक मतलब एक मात्रा से संबंधित, एक प्रत्यय लगा है तो एक मात्रा से संबंधित है। एक जो है वो संबंधवाचक प्रत्यय या अपत्यवाचक प्रत्यय इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर मात्रा से संबंधित, एक मात्रा से संबंधित है जो, ठीक है, तो वो क्या है, एक मात्रिक स्वर है। क्लियर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जिन स्वर वर्णों की एक मात्रा गिनी जाती है, ठीक है, जिन स्वर वर्णों की एक मात्रा गिनी जाती है उसे हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। तो ये पहला आप लगा लीजिए और ये आप दूसरा कर लीजिए। जिन स्वर वर्णों की एक मात्रा जिन स्वर वर्णों की एक मात्रा गिनी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम, एक मात्रिक स्वर कहेंगे। और अभी मैंने बताया कि एक मात्रा को हम हिंदी व्याकरण में एक खड़ी पाई से व्यक्त करते हैं, ठीक है, एक खड़ी पाई से। क्लियर है। अब बात आती है कि इसकी संख्या कितनी होती है, ह्रस्व स्वर की या मूल स्वर की कह ले, संख्या कितनी है। तो ये उतनी ही है जितनी इसमें देखे थे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण में, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का जब वर्गीकरण देखा था तो उसमें मूल स्वरों की संख्या 4 थी और यहाँ पर भी मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। तो कौन कौन सा 4 है, तो देखिए कौन कौन सा 4 है। पहला एक अ है, ठीक है, एक ह्रस्व ई है, एक ह्रस्व उ है और एक री है, ठीक है। ये 4 वर्ण जो हैं वो क्या कहलाते हैं, यही कहलाते हैं आपके ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर। और इसी की जो है वो कितनी, एक मात्रा गिनी जाती। इन्हीं 4 वर्णों की क्या गिनी जाती है, एक मात्रा गिनी जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पहला पॉइंट जो है वो आप सभी का क्लियर हो जाता है, ठीक है। आया समझ में। यदि समझ में ना आए तो बिल्कुल आप क्वेश्चन कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको जो भी इसमें समझ नहीं आता है या जो भी इसमें सुधार की आवश्यकता है, ये पूरी क्लासेस पाथ आईएएस की ओर से आपके लिए ही समर्पित है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा हम बात करें, दूसरा हम लोगों ने देखा अभी कौन सा, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर को ही क्या कहते हैं हम, गुरु स्वर। गुरु स्वर, और गुरु स्वर को ही बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कह देते हैं, ठीक है, द्विमात्रिक स्वर। क्लियर है। तो यही दीर्घ स्वर है, गुरु स्वर है और द्विमात्रिक स्वर है। यहाँ दीर्घ गुरु, देखिए गुरु में बड़ा उ आएगा, ये मैंने क्यों कहा था। देखिए 2 प्रकार से गुरु हम लिखते हैं, एक छोटा गुरु और एक बड़ा गुरु। और कहीं भी आप लोग कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं, इसको ऐसा ना किया कीजिए, ठीक है। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, देखिए छोटा गुरु जो है वो शिक्षक के लिए, किसके लिए, शिक्षक, टीचर के लिए प्रयोग किया जाता है। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। तो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जो लेकर जाता है वो गुरु शिक्षक के लिए है,
ठीक है। और जो बड़ा ऊ है वो उसका अर्थ होता है भारी, भारी या बड़ा, ठीक है। तो ये गुरु कौन सा है? बड़ा वाला, दीर्घ गुरु, लघु गुरु, लघु से बड़ा गुरु, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बड़ा ऊ का प्रयोग कीजिएगा, ना कि ह्रस्व ऊ का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या होता है तो इसे ध्यान रखिएगा। दीर्घ स्वर, यहाँ पर आपने देखा जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता हो, ठीक है। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता हो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा मैं भी लिख देता हूं। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता हो, ठीक। तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता हो, ठीक है। तो दोगुना समय लगता हो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, ठीक। या मैंने बताया कि कई विद्वानों का जो है अलग मत है, क्या कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 2 चुटकी बजाने बराबर समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर है। दुगुना समय लगेगा दीर्घ स्वर में, ठीक। अब दूसरा पॉइंट देखिए, जिन स्वर वर्णों की एक मात्रा गिनी जाती है उसे एकमात्रिक स्वर कहते हैं, और जिन स्वर वर्णों की 2 मात्रा गिनी जाती है तो इसको भी लिख लीजिए। जिन स्वर वर्णों की 2 मात्रा गिनी जाती है, ठीक है। जिन स्वर वर्णों की 2 मात्रा गिनी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। तो जहाँ पर एक मात्रा गिनी जाएगी एकमात्रिक स्वर और दीर्घ मात्रा गिनी जाएगी दीर्घमात्रिक स्वर या द्विमात्रिक स्वर। तो यहाँ पर इसको हम इससे क्या करते हैं? रेखांकित करते हैं, बताते हैं। ये जो है वो हमारे 2 मात्रा की सूचक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती यहाँ पर विशेष रूप से आपको समझना है क्या कि वहाँ पर दीर्घ स्वर हम लोगों ने देखा था और यहाँ पर भी दीर्घ स्वर देखा है। कहाँ पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दीर्घ स्वर की संख्या जो है वो 3 थी। कितनी थी? 3। लेकिन यही आपको पूछा जाए उच्चारण समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो ये होगी 7। कितनी होगी? 7। और हमारे पास स्वर कितने हैं? 11। तो 4 और ये 7 कितने हो गए? 11। तो बाकी के लिए बचा क्या? नमस्ते, ठीक है। तो कुछ नहीं बचा, ठीक। तो आप ध्यान रखिएगा। क्या? देखिए कौन कौन से 7? 207 बचे हुए हैं। क्या बचे हैं बताइए भाई? 7 जो बचे हैं उसको यहाँ पर देखेंगे हम। बचा क्या है? आ, ठीक है। और बचा है दीर्घ ई, और बचा है दीर्घ ऊ, और बचा है ए, और बचा है ऐ, और बचा है ओ, और बचा है औ। ये 7 जो हैं वो द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं या ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहलाते हैं, ठीक है। आ,
दीर्घ ई, उ, ए, ओ और औ, ये जो हैं 7 हमारे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या द्विमात्रिक स्वर इनको कहा जाता है। ठीक है, और क्यों कहा जाता है इसको मैंने आपको बता दिया। उत्पत्ति के आधार पर केवल आ, ई और उ ही थे, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये दोनों मेरे ख्याल से आपका पूरी तरह से क्लियर है। आगे चलते हैं, जो इसका तीसरा पॉइंट है। क्या? देखिए, तीसरा जो इसका भेद है वो है प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर। और ये प्लुत स्वर कई लोगों को जो है वो समझ नहीं आता, थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है। तो आज समझिए प्लुत स्वर क्या होता है। व्याकरणिक दृष्टि से यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो प्लुत स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है और दीर्घ स्वर से दोगुना समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय और दीर्घ स्वर से दोगुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। कई सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूं जो आपको पूछी जाती हैं, तो बड़े ध्यान से आप उसको रखिएगा। पहला हम बात करें जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना व दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है। दुगुना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना व दीर्घ स्वर से दोगुना समय लगता है। ये तो ठीक है, आगे और भी चीज़ें समझिए। दूसरा हम किसे कहेंगे? देखिए, यहाँ पर कई सारी पुस्तक में जो दी हुई हैं उन बातों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ और फैक्ट वाली चीज़ें भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में 3 चुटकी बजाने बराबर समय लगता है उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। तो ये चुटकी बजाने वाला समय यहाँ पे 1 चुटकी ह्रस्व स्वर, 2 चुटकी दीर्घ स्वर और 3 चुटकी प्लुत स्वर, पहला। तीसरा, कई लोग इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत स्वर को क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। परंतु एक और परिभाषा इसकी निकल कर आती है जो यथार्थ को साबित करने में सक्षम है। तो ये हम क्या है ये हम देखते हैं। देखिए, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, अभी मैं इसको साबित भी करूंगा, पहले मैं लिख देता हूं। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण जिन स्वर वर्णों का उच्चारण दीर्घ काल तक किया जाता है या किया जाता है, उसे क्या कह सकते हैं हम? प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कह सकते हैं? प्लुत स्वर। या आप किया जा सकता है भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी साबित करूंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक, चलिए, तो प्लुत स्वर हमने अभी देखा स्वरों की संख्या कितनी है,
11 है, तो यहाँ पर 4 निकल गए और यहाँ पर 7 निकल गए, तो फिर प्लुत स्वर के लिए बचा क्या, 7 और 4 तो 11 हो गए। तो यहाँ पर प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो प्लुत स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 8। कितनी होती है, 8। तो ये 8 कौन कौन से हैं पहले वो देख लीजिए, समझ लीजिए। पहला हम बात करें, एक है अ, ठीक है, अ, और उसके बाद पूरे दीर्घ स्वर को यहाँ पर लिख दीजिए। आ है, ई है, ऊ है, सॉरी, ए है, ए है, ओ है और औ है। ये 8 के 8 स्वर जो है वो प्लुत स्वर भी कहलाते हैं यदि इनका उच्चारण दीर्घ काल तक कर दिया जाता है तो, ठीक है, यदि इनका उच्चारण दीर्घ काल तक कर दिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी चीज़ें, आप छोटी छोटी बारीक चीज़ों को पकड़कर चलिएगा। ठीक, पहले प्लुत स्वर इसे ही क्यों कहा गया और बाकी को क्यों शामिल नहीं किया गया। 8 और 3 बचा है जो दीर्घ ई, ह्रस्व उ और री, उनको क्यों नहीं किया गया। ठीक है, तो इसके संबंध में भी देखिए, मैं आपको बहुत ढंग से बताता हूँ। ये 8 जो स्वर हैं इनका उच्चारण आप दीर्घ काल तक करेंगे, ठीक है, दीर्घ काल तक करेंगे तो इसकी ध्वनि यही रहेगी। क्यों, क्योंकि ये प्लुत स्वर के अंतर्गत सम्मिलित है। ठीक है, देखिए हम दीर्घ काल तक किसी का उच्चारण करें उसको प्लुत स्वर कहेंगे। अब यहाँ पर अ का उच्चारण करिए आप, तो अंतिम तक आपका ध्वनि जो निकलेगा क्या निकलेगा, अ निकलेगा। तो दीर्घ काल तक उच्चारण किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्या, प्लुत स्वर। अब यहीं पर मैं यदि आ का उच्चारण करूं, आ करते रहिए, आ सुर लमाते रहिए, तो क्या निकलेगा, आ ही निकलेगा। यदि मैं ई का करूं, ई, कितने भी देर तक करिए ई ही निकलेगा। तो ये सभी क्या है, हम दीर्घ काल तक इसका उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन जो 3 बच जाता है, एक है ई, एक है ऊ और एक है री, अब इसको आप लंबे समय तक उच्चारण करिए। ई, तो लंबे समय तक उच्चारण करेंगे तो ये जो है प्लुत स्वर में परिवर्तित होने से पहले दीर्घ ई में बदल जाता है। क्यों, क्योंकि दीर्घ ई में हमने पढ़ा है कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। तो ई को हमने लंबा उच्चारण कर दिया, ई, तो ई दीर्घ ई बन गया और उसके बाद ई किए तब ये क्या बनता है, प्लुत स्वर बनता है। ठीक है, इसीलिए ई जो है वो इसमें शामिल नहीं है। वैसे ही ऊ है, ऊ करेंगे तो सीधा जो है ये ह्रस्व स्वर, लेकिन हर स्वर से दुगुना कर दिए तो ये दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो गया, और दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो गया तो उसके बाद फिर वो प्लुत बनता है। और री करेंगे तो री का जो है यहाँ पर दीर्घ री हो जाता है, और ये दीर्घ री जो है वो हमारे में सम्मिलित ही नहीं है, ये संस्कृत व्याकरण का जो है वो पार्ट है, स्वरों का पार्ट है, स्वरों का भाग है, स्वरों में सम्मिलित है। ठीक, तो इसलिए इन तीनों को जो है वो शामिल नहीं किया जाता, यही 8 को शामिल किया जाता है क्योंकि इसका हम जो है वो दीर्घ काल तक उच्चारण कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम इसको प्लुत स्वर कहते हैं। पहली बात तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर। ठीक, दूसरी बात, उदाहरण ये सर होता कहाँ है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं ज़बरदस्त उदाहरण दे दूँ। पुराना जो आप पुस्तक पढ़ोगे उसमें कई जगह देखेंगे हम ओम लिखा रहता है, और ओम जो है वो इस प्रकार से लिखा रहता है। ठीक है, ओम कैसे लिखा रहता है, इस प्रकार से लिखा रहता है। ठीक, आया समझ में। तो इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ ये था कि इस ओम का उच्चारण, ओ का उच्चारण इतनी देर तक, ये हिंदी का 3 है, ये और कुछ नहीं है, हिंदी का क्या था, ये 3 था। ठीक, तो इस ओ का उच्चारण उतनी देर तक करना चाहिए, उतने समय तक करना चाहिए जितनी बार 3 बार ओ के उच्चारण में समय लगता है। ठीक है, तो पहले यदि हम सीधा सीधा लेंगे तो ओम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ओ को 3 ओ के उच्चारण समय के आधार पर हमको उसका उच्चारण करना है, तो ओम। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये जो है वो क्या लिखा रहता था। तो ये लॉन्ग टाइम तक हम इसको ओम बोलते थे। तो यही कहलाता है क्या, अब ये ओ जो है वो क्या हो बन जाता है, प्लुत स्वर बन जाता है। ठीक है, आया समझ में। सर और कहाँ पर प्रयोग होता है, तो और कहाँ पर प्रयोग होता है, तो देखिए आपने पुराने, आप गज़ल के शौकीन होंगे ही, है ना, एक से एक गज़लें हैं। तो गज़ल से पहले आलाप लिया जाता है, तो ये अ क्या है, प्लुत स्वर है। ठीक है, आया समझ में, जब दीप जले आना चलिए, तो ये क्या बन जाता है, प्लुत स्वर बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करें और कहाँ पर यूज़ होता है, तो हम जैसे किसी को आवाज़ देते हैं भैया, तो आ जो है वो लॉन्ग टाइम तक उच्चारण हुआ, क्या बन गया, प्लुत स्वर बन गया। इस प्रकार से हंसने में, रोने में, संगीत में कई जगह जो है इसका प्रयोग होता है। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, जहाँ पर स्वरों का उच्चारण लंबे समय तक कर दिया वहाँ पर वो क्या बन गया, प्लुत स्वर बन गया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से आपका क्लियर है। ठीक, चलें आगे। चलिए, तो ये जो था वो हमने देखा उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, अब नेक्स्ट वर्गीकरण देखेंगे जिह्वा की स्थिति के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण हम बात कर रहे हैं, क्या, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति, सॉरी, जिह्वा की होठों की स्थिति के आधार पर या जिह्वा की स्थिति के चलो पहले इसी को देख लेते हैं, स्थिति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो जिह्वा मतलब जीभ। अब जीभ की कितनी स्थितियां आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए मुझे ज़्यादा ड्राइंग तो नहीं आता है, बट मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ हल्का सा, ताकि आप लोग को सिर्फ समझ में आ जाए भाई, है ना। ये समझ लो, ये टीथ है, ये ओष्ठ है, और ये जो है अंदर तक गया हुआ ये क्या है, ये जीभ है। ठीक है, जीभ, लंबा जीभ है, किसी किसी का रहता है लंबा, लपलपाते रहता है। ठीक, तो ये लंबा जीभ है। अब जिह्वा की स्थिति, जिह्वा की कितनी स्थितियां हो सकती है उसके आधार पर हमको इसको देखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिह्वा को कितने स्थितियों में विभाजित कर सकते हैं, कितने भाग में, देखिए तो ये एक, ये दो, यहीं से समझ जाएंगे आप सारी चीज़। ये क्या है, जीभ है, जीभ मुंह के अंदर जो जीभ होता है, यहाँ पर आपका तलवा होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, तो ये सारा चीज़ स्ट्रक्चर आप देखते रहिएगा। तो जिह्वा की 3 स्थिति। अब इस 3 स्थिति में हम इसको लेंगे, तो ये सामने वाला है, तो सामने वाला को क्या कहते हैं हम, अग्रभाग। ठीक है, क्या कहते हैं, अग्रभाग। दूसरा जो क्या कहलाता है, मध्य भाग, और ये जो है वो क्या हो जाएगा, पश्च भाग। तो 3 स्थिति हो गई जिह्वा की, है ना, 3 भागों में हमने बांट दिया, और इसी के आधार पर ही जो है वो इसका वर्गीकरण किया जाता है। पहला कहलाता है अग्रस्वर, बीच का कहलाता है मध्य स्वर, और तीसरा कहलाता है पश्च स्वर। ठीक, तो ये कितने हैं, ये 3 होते हैं। पहला अग्रस्वर। ठीक है, तो अग्रस्वर किसे कहेंगे, तो अग्रस्वर सिंपल सी बात है, अग्रस्वर उन स्वरों को कहेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे वाला भाग जो है वो क्या होता है, सक्रिय होता है। ठीक है, आगे वाला भाग, है ना। तो यहाँ पर परिभाषा आप लिख लीजिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में
जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय हो। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय हो उसे हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। उसे अग्रस्वर कहेंगे। आगे वाला भाग सक्रिय होगा उसे हम क्या कहेंगे? अग्रस्वर कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है अग्रस्वरों की संख्या कितनी है। तो अग्रस्वरों की संख्या जो है वो कितनी है? 5 है। कौन कौन सा? तो आप देखिएगा, एक तो है ह्रस्व ई, एक तो है दीर्घ ई, एक है आपका ऊ, एक है आपका ऊ बोल दिया, ये ए है दोस्तों, ए, एक है आपका ए और एक है आपका री। ये 5 जो है वो क्या है? अग्रस्वर है। कैसे? अब आप इसका मेरे कहने पे मत जाइए, उच्चारण करके देखिए। देखिए ई, आगे वाला भाग सक्रिय है क्या? जिह्वा का ई है ना। जैसे दूसरा कीजिए आप, दीर्घ ई, आगे वाला भाग सक्रिय है, ए री है ना। तो ये जिह्वा का आगे वाला जो भाग है वो सक्रिय होता है। आप पूरे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, हमारे विद्वानों ने ऐसे ही नहीं कहा है, उन्होंने पूरा इसमें रिसर्च किया हुआ है दोस्तों, और उसके बाद हमको ये अवधारणा दी है। और जिस प्रकार से आप मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं पूरे प्रामाणिकता के साथ, वैसे ही प्रामाणिकता के साथ हमारा हिंदी भी है, बशर्ते हम उसको अभी तक उस प्रकार से पढ़े नहीं है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो अग्रस्वर की संख्या कितनी हो गई? 5। अब यहीं पर बात करें हम लोग दूसरा मध्य स्वर की। मध्य स्वर, तो यहां पर देखिए मध्य स्वर क्या हो जाएगा? तो जिन वर्णों का उच्चारण, या इसको दूसरे प्रकार से लिख लीजिए, मध्य स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होता है। जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होता है। तो सिंपल सी बात है, मध्य स्वर है तो जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होगा। जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होता है जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होता है उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? मध्य स्वर। और इसकी संख्या 1 है। कौन सा है? तो केवल 1 है मध्य स्वर, आप याद रखिएगा। कौन सा? अ। उच्चारण करके देखिए, अ। ठीक है, तो जैसे ही आप उच्चारण करेंगे अ, तो अ हमारे जिह्वा का जो मध्य भाग है वो क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है, वो सक्रिय होता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो चलिए, ये हो गया मध्य स्वर। अब इसके बाद हम बात करें तीसरा पश्च स्वर की। कौन सा? पश्च स्वर। पश्च स्वर, तो आप जानते हैं पश्च स्वर के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग, पश्च स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला हिस्सा क्या होता है? सक्रिय होता है। जिह्वा का पिछला हिस्सा सक्रिय होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर। अब उच्चारण करके आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे ई,
ए, तो आगे वाला हिस्सा आ का उच्चारण करते समय आपको थोड़ा सा मिडिल वाले हिस्से में क्या होगा, झंकार होगा, कंपन होगा। यहाँ पर होठों की स्थिति, जिह्वा की स्थिति जैसी है वैसी स्थिर रहती है, ठीक है। आ करके देखिए, बिल्कुल जिह्वा स्थिर रहेगी, केवल मध्य भाग में कंपन होगा। पश्च स्वर में पिछला वाला भाग, संख्या कितना, 5। देखिए हम लोगों ने देखा अग्र स्वर कितना है, अग्र स्वर की संख्या 5 है, ठीक है। और हमने देखा मध्य स्वर की संख्या 1 है, तो 5 और 1 6, तो इसका कितना होगा, 5, ठीक है। तो कौन कौन सा है देखिए, एक हम उसमें बच गया दोस्तों, वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। एक आ जाएगा आपका आ, ठीक है, एक आ जाएगा आपका ए, एक आ जाएगा आपका ए, और आ जाएगा आपका ओ, और आ जाएगा औ। तो ये 5 जो है वो क्या है, पश्च स्वर हैं। अब करिए आ, तो जिह्वा का पिछला वाला हिस्सा सक्रिय है, आ, बोलिए ए, ठीक है, ए, पिछला ए, ओ, औ। तो ये 5 स्वरों का आप उच्चारण कीजिए, जिह्वा का पिछला हिस्सा जो है वो सक्रिय होता है। वैसे ही उच्चारण समय जैसे हम लोगों ने पढ़ा, उच्चारण समय के आधार पर, जैसे अ बोलिए अ, तो 1 मिनट में ख़त्म हो गया, 1 चुटकी बराबर, है ना। ये पूरे तथ्य के अनुसार है। जैसे ई बोला ई, ठीक, सबसे कम समय लगा। जैसे ऊ बोला, कम समय लगा। जहाँ पर आ, ई, ऊ बोलते हैं तो इससे डबल समय लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे तथ्य हैं। पश्च स्वर आ, पिछला वाला भाग, है ना, ए, पिछला भाग ए, ठीक। तो ये कितने हो गए, 5। ये पूरे के पूरे 5 जो है वो पश्च स्वर कहलाएंगे, और स्वर 11 जो है वो पूरा हमारा यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। तो अग्र स्वर में 5, मध्य स्वर में 5 और पश्च स्वर में 5। एक और इसमें लिया जाता है जो पश्च स्वर का उदाहरण बनता है, और वो है औ। ये आप देखे होंगे औ, इसका प्रचलन जो है हमारे पास धड़ल्ले से हो रहा है। जैसे कॉलेज, जैसे हॉस्पिटल, है ना, ये औ। तो ये औ है क्या दोस्तों, ये औ जो है वो हमारा हिंदी वर्णमाला का वर्ण नहीं है, अपितु हिंदी वर्णमाला ने इसे स्वीकार जरूर कर लिया है। स्वीकार जरूर कर लिया इसका मतलब प्रचलन में है, लेकिन 52 वर्णों में इसको नहीं गिना जाता। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये औ जो है इसी को हम आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाहर से आया हुआ है, आगत स्वर है, ठीक है। इसी को हम मेहमान स्वर कहते हैं, चूंकि मेहमान के रूप में हमारे पास है इसलिए मेहमान स्वर कहते हैं, ठीक है। इसी को हम विदेशी स्वर कहते हैं, विदेशी स्वर, विदेश से आया इसलिए विदेशी स्वर, ठीक है। इसी को ही गृहीत स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गृहीत स्वर, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ये आगत स्वर, मेहमान स्वर, विदेशी स्वर, गृहीत स्वर है, ठीक। और इस स्वर को जो है वो पश्च स्वर में लिया जाता है औ। इसमें भी गले, जो जिह्वा का पिछला हिस्सा सक्रिय रहता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 2 चीज़ आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई है। क्लियर। चलिए अब देखिए, आप अब अगर गिनती में पूछा जाए पश्च स्वर कितने हैं, तो आप डेफिनेटली कितना लेंगे, 5 लेंगे। आपको 6 इसको गिनना नहीं है। आपको यदि प्रश्न इस प्रकार से आता है कि औ जो है या मेहमान स्वर जो है वो निम्न में से किस स्वर का भाग है, अब इसमें दिया है अग्र स्वर, मध्य स्वर या पश्च स्वर, तब आप जो है पश्च स्वर लेंगे। यदि पश्च स्वरों की संख्या पूछी जाती है तो आप केवल 5 लेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा दोस्तों पानी पी लूँ। चलिए ठीक, तो ये जिह्वा की स्थिति के आधार पर इसका जो है हम लोगों ने वर्गीकरण देखा। अब देखेंगे तीसरा के कौन सा है, चौथा वर्गीकरण है हमारा स्वरों का। ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, अब यहां पर देखिए ओष्ठ आकृति के आधार पर मतलब ओष्ठ किसे कहते हैं, होंठों को। किसको कहते हैं, होंठ को ओष्ठ, ठीक है।
अब आप बताइए होंठ को आप कितनी आकृति में बना सकते हैं। ठीक है, कितनी आकृति बनेगी, बना के देखिए, बना के देखिए कितना बन रहा है। एक तो वृत्ताकार बन रहा होगा, ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या आयत के शेप में बन रहा है, क्या वर्ग स्क्वायर बन रहा है, क्या ट्रायंगल बन रहा है, इस प्रकार से बन रहा है क्या, बनेगा ही नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से आप अपने होठों की आकृति बना ही नहीं सकते। एक तो वृत्ताकार होगा और नहीं है तो ये अवृत्ताकार होगा। दो ही कंडीशन में ये बनेगा, एक वृत्ताकार या एक अवृत्ताकार। इसका मतलब ओष्ठ की आकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण करें तो कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। ओष्ठ की आकृति के आधार पर इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से, तो ये देखिएगा कौन कौन से। पहला वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर, ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर, ठीक है, इसी को ही हम कहते हैं वर्तुलित स्वर, वर्तुलित स्वर। तो इसको इतने भागों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं दो भागों में, और ये इसके नाम। पहला तो वृत्ताकार स्वर, अभी मैंने बताया जिन वर्णों का उच्चारण करते समय या होठों को गोल करके जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, होठों को वृत्ताकार करके जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए परिभाषा आपके लिए थोड़ा सा चेंज करके लिखवा देते हैं। ठीक, कई प्रकार से अगर ये आप इसको समझ गए होगे तो परिभाषा तो आप अपने हिसाब से ही जनरेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से ही लिख सकते हैं, इसमें कोई दो मत वाली बात ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर लिखिएगा क्या, हाँ, वृत्तमुखी स्वर होठों को या ओष्ठ को, ओष्ठ को, ओष्ठ को वृत्ताकार, वृत्ताकार कर जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है, जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है, किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर, वर्तुलित स्वर या वृत्ताकार स्वर। ठीक है, या आप इसे जैसे हम लोग लिख रहे थे वैसे भी लिख सकते हैं। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण करने पर होठों की आकृति या ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार हो जाए उसे हम वृत्ताकार स्वर या वर्तुलित स्वर कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, वृत्ताकार स्वर या वर्तुलित स्वर कहेंगे। ठीक, अब आप उच्चारण करके देखिए कि कौन कौन से स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो होठों की आकृति गोल होती है। देखिए, आ करने से हो रही है क्या, आ नहीं हो रही है ना, ऊ से हो रही है, ऊ, होठों की आकृति गोल हुई, ओ गोल हुई क्या, मेरे होठों को देख रहे होंगे, आप अपने होठों से भी कर लीजिए, ओ, आओ, हुई गोल। ठीक, तो ये संख्या में अगर पूछा जाए तो ये कितने होते हैं, 4। कितने होते हैं जी, 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं, तो देखिए पहला हम लोग देखें कौन सा, ह्रस्व ऊ, ठीक है, उसके बाद दीर्घ ऊ, उसके बाद ओ, और उसके बाद औ। ठीक, लेकिन इसमें एक और अलग से स्वर जिसको हम लोगों ने अभी देखा था, जिसे हमने क्या कहा, आगत स्वर या मेहमान स्वर करके हम लोगों ने अभी देखा था। ठीक है, औ, तो ये औ भी जो है, औ भी जो है वो किसका उदाहरण है,
वो भी इसी का ही उदाहरण है, ओष्ठ आकृति के आधार पर वृत्ताकार स्वर। तो ये अगर संख्या पूछे तो 4 ही है, लेकिन यदि अ को पूछे ये किसका स्वर है तो ये वृत्ताकार स्वर होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें वृत्तमुखी। अब दूसरा इसका अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर, अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार या अवर्तुलित स्वर। ठीक है, तो ये सिंपल, अब मेरे ख्याल से परिभाषा आप खुद बना लेंगे। क्या? तो जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने पर होठों की आकृति वृत्ताकार ना हो वो क्या होगी? अवृत्ताकार स्वर होगा, अवृत्तमुखी स्वर होगा, अवर्तुलित स्वर होगा। ठीक है, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने पर हमारे होठों की आकृति वृत्ताकार ना हो वो क्या होगा? अवर्तुलित स्वर, अवृत्ताकार स्वर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो उसकी संख्या कितनी थी? 4। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 7। 7 और 4 11। ठीक है, अब कौन कौन सा बच गया था? तो देखिए, आ ई, दीर्घ ई, री, ए और ए। तो ये 4 और ये 3 7। तो ये 7 जो हैं, ठीक है, 7 जो है वो अवृत्ताकार स्वर, अवर्तुलित स्वर या अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। परिभाषा मैं नहीं लिखा हूँ इसमें, मेरे ख्याल से परिभाषा आप अब आराम से लिख लेंगे, आपको कोई भी परेशानी इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद कल हम आगे बढ़ेंगे। तो स्वरों के वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर कितने होते हैं? 3। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, छोटा स्वर, एकल स्वर या एक मात्रिक स्वर, सब हम इसी नाम से जानते हैं। दूसरा हमने देखा है दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर। तीसरा हमने देखा है प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वर हमने देखा जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जैसे अ खत्म, ई खत्म, उ खत्म। ठीक है, री, तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं, लघु स्वर हैं और इनकी एक मात्राएं गिनी जाती है, एक मात्रा गिनी जाती है, इसीलिए इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। हम बात करें दीर्घ स्वर या गुरु स्वर की, तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे करिए आ, तो अ से दुगना लगा अ, आ। ठीक है, दुगना समय लग रहा है। ई, उ, ए, इसे हम क्या कहे हैं? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। वैसे ही प्लुत स्वर को हमने देखा, यदि स्वरों का उच्चारण दीर्घ काल तक कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? प्लुत स्वर बन जाता है। जैसे मैंने बताया ओम, जैसे हम किसी को आवाज़ देते हैं, है ना, तो भैया, भाभी या कई सारे आप देख सकते हैं, जैसे ए जी सुनते हो, तो यहाँ पर हो को हम लंबा खींचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे ए जी, ओ जी, है ना, तो इस प्रकार से आप किसी का नाम भी लेकर आप जोर से चिल्ला सकते हैं, तो अंतिम ध्वनि जो निकलेगी वो क्या होगी? प्लुत स्वर होगी। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा जिह्वा की स्थिति के आधार पर, तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर हमने देखा है अग्रस्वर। तो अग्रस्वर मतलब जिह्वा का आगे वाला भाग सक्रिय होगा, वहाँ पर अग्रस्वर होगा। 5 इसके भेद होते हैं, ई, दीर्घ ई, ए और री। और यही हमने देखा मध्य स्वर, तो मध्य स्वर के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग जो है वो सक्रिय होता है। ठीक है, इसके आगे हमने देखा पश्च स्वर। पश्च स्वर के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग, पिछला हिस्सा जो है वो क्या होता है?
सक्रिय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जिह्वा स्थिति के आधार पर इसका वर्गीकरण देखा स्वरों का, और अंत में देखा ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर, या वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, या वर्तुलित स्वर या अवर्तुलित स्वर। तो वृत्तमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ मतलब हमारा होंठ गोल हो जाए, तो उ, ओ और औ, ये 4 ही हैं जिनके उच्चारण में हमारे ओष्ठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, तो इन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और बाकी के 7 जो हैं वो अवृत्तमुखी अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे होठों की आकृति जो है वो गोल नहीं होती है, इसलिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ढंग से समझिएगा। ठीक, मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है। कोई डाउट होगा तो बिल्कुल आप पूछिएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करेंगे, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर सेशन आपको पसंद आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।